नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चले दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत को अपने घर पर ला सकता है? बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा हम काम नहीं कर सकते, ये तो बड़ा गलत बात है। भूत प्रेत से तो दूर भागना चाहिए, भला अपने घर में कोई लेकर क्यों आएगा। लेकिन आज की कहानी यही है। एक ऐसा शख्स थे जो एक आत्मा को अपने घर में लेके आ चुके थे। ये कहानी है जगदीश जी की। ये कहानी जो हमें भेजे हैं, उनका नाम है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी कभी उनका परिवार उस जगह पर यानी दुमका जिला झारखंड में रहा करता था, एक कस्बे में। अब इसके बाद वो अब तो बेंगलुरु में शिफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए, आखिर जगदीश जी का ऐसा क्या हुआ था जो एक आत्मा को अपने घर पर ला दिए थे। ऐसा क्या घटा था उनके साथ में? दोस्तों, ये कहानी है ना जगदीश जी की है। जगदीश जी 3 भाई थे। सबसे छोटे थे जगदीश जी। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, साल 1987 की बात है। लगभग आज से 38 साल पहले की बात है। उस टाइम जगदीश जी की उम्र हो चुकी थी 30 साल की। दोनों भाई शादीशुदा थे और मार्केट में कपड़े का दुकान था उनका, रेडीमेड का कपड़े का उनका दुकान था। दुकान उनकी अपना नहीं था, किराया पर लेकर के, और अपना जीविका, अपने परिवार का जीविका चला रहे थे। और ये जो जगदीश जी थे ना, जब इनकी शादी नहीं वो लोग करते ना, बड़ा उम्मीद लगा के रखते हैं, लेकिन उनको कोई पसंद ही नहीं करता है। जगदीश जी कुंवारी रह जाते हैं। उम्र निकल चुकी है, 30 साल की उम्र हो चुकी है। अब इसके बाद जो जगदीश जी का बिहेवियर है ना, अपने परिवार के प्रति बदलने लगा। जो पहले अपने दुकान में एक जिम्मेवारी की तरह काम किया करते थे, अपना दुकान समझ करके कि चलो सब कुछ तो अपना ही है, चलो आज नहीं तो कल मेरी शादी हो जाएगी, यही सोच साझ करके वो अपना जब तक काम कर रहे थे। माता पिता तो पहले उनका देहांत हो चुका था। अब सब कुछ जो दुकान का काम था, घर का काम था, जो मालिक थे उनके दोनों भाई थे। जगदीश जी की बड़ी शादी करने की इच्छा थी, लेकिन ना जाने उनके साथ में ऐसा क्या चल रहा था कि कोई लड़की देख के राजी नहीं था। जगदीश जी बहुत परेशान थे और उनके भाई भी अब इस चक्कर में बहुत परेशान रहे थे। जगदीश जी के भाइयों ने हार मान लिया था। जगदीश जी पूछते भी थे इशारे में कि कोई बात बनी है, तब वो हाथ जोड़ देते कि छोटे, बात बन नहीं पा रही है। जगदीश जी का जो मन था ना, उचट गया था कि मैं किसके लिए काम करूं, किसके लिए मैं मेहनत करूं। मेरे आगे पीछे तो कोई अब है ही नहीं। माँ बाप का साया पहले ही उठ चुका है और भाभी भैया घर में हैं। अब वो जितनी कदर होनी चाहिए वो तो हो नहीं पाती है। अब एक तरह से वो एकदम, उनका दिमाग था ना, संसार से जैसे उचट गया हो, काम धंधे से बिल्कुल उचट गया हो, पागल की तरह अब कभी बड़बड़ाने लगते थे। और कभी अपने दुकान में अच्छे से बैठ करके काम धाम संभाल लेते थे। कपड़ा वगैरह, रेडीमेड वगैरह, साड़ी वगैरह का बिक्री होती थी और बड़े अच्छे से ग्राहकों से डील करते थे। लेकिन अचानक उनको ना जाने क्या हो जाता था ना, कि बस उखड़ जाते थे। फिर किसी के काबू में नहीं आते थे। दुकान छोड़ करके आप फिर अपना बाहर निकल जाते थे। शहर से दूर, कस्बे से दूर एकांत में पहुंच जाते थे, जहां पर कोई आसपास में दिखाई नहीं देता था। उनका एक मेन अड्डा था, एक अमरूद का बगीचा, और भी बगीचे थे वहाँ पर। अब वहाँ पर क्या था ना, अब एक कुआं भी था और वहाँ पर देखने लायक, मतलब उनके मतलब के लिए कोई चीज़ था, जहाँ पर पहुँच करके उनको बड़ा शांति मिलती थी। वहाँ पर बैठ करके बगीचे में आराम करते रहते थे। जब भी उनका मूड उखड़ता था ना, तो फिर उसी जगह पर चले जाते थे। अब वहाँ पर दिन के निकले ना, तो रात को, आधी रात को घर लौटते थे। बिना किसी से कहे अपना कमरे में जाते थे। अगर कोई खाने के लिए पूछ दिया तो ठीक है, भोजन कर लिए, और नहीं तो आराम से सो जाते थे। अब भाभियाँ भी उनकी हाल जानती थी, कोई डर के मारे उनसे बोलता नहीं था। जब वो घर में आते थे ना, तो पता तो लग ही जाता था कि अब भाई आ गया है। भाई अपने कहते थे कि भाभियों से कि जाओ एक काम करो, खाना तो दे के आ जाओ। और तब वो जाती थी, खाना रख करके चुपचाप वहाँ से निकल जाती थी। ऐसे ही उनके दिनचर्या था। और जब उनका दिमाग सही रहता था ना, हफ्तों दिन ऐसा दुकान पर बैठे रहते थे, जैसे लगते थे नहीं कि वो हैं। बिल्कुल ग्राहकों से अच्छी डील करते थे, हंस के बात करते थे। जब
कुछ सोचने लगते ना, तभी उनका दिमाग ऐसा हो जाता था। आप फिर अपने भाइयों से बहस भी करते थे कि तुमने मेरी शादी नहीं कराया, तुम लोग का इरादा ही नहीं है, तुम सब कुछ अपने लिए तो कर लिए लेकिन मेरे लिए कुछ किए नहीं। भाइयों से लड़ते थे। अब फिर उनका दिमाग ऐसे ही उचट जाता था तो उसी जगह पर पहुंच जाते थे। ऐसा ही कुछ दिनों से अब वैसे ही वो वहाँ पर सुबह रात को देर रात तक घर में पहुँचते और सुबह दुकान पर जाना चाहिए था, दुकान पर नहीं जाते, सीधा उसी बगीचे में चले जाते। वो जो रास्ता था ना बगीचे में जहाँ पहुँचते थे, वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर अब उस एरिया का शमशान घाट था। और वहाँ पर जहाँ वो बैठते थे ना, अमरूद के बगीचे और भी बगीचा था, वहाँ पर फल तो अभी आया नहीं था, अभी तो सीजन का स्टार्ट भी नहीं हुआ था। वहाँ जाके बैठे रहते और वहाँ पर एक फकीर जैसा व्यक्ति उसी पगडंडी से जाता था और आते जाते अब जगदीश को देखा करता था और कई बार रुक करके जगदीश को बुलाता, जगदीश को कुछ मिठाई वगैरह अपने थैले से निकाल के देता और फिर खड़ा होकर के काफ़ी देर तक बात करने की कोशिश करता, इंतज़ार करता और तब जहाँ शमशान था उस डगर पर चल देता। उस टाइम जगदीश जी अपने होशो हवास में पता नहीं रहते थे कि नहीं रहते थे, लेकिन मिठाई जरूर खाते थे। भूख लगती थी और भी कुछ दे देता था तो बड़े चाव से खाते थे। और वो फकीर जैसा दिखने वाला व्यक्ति अब उनसे पूछताछ करता था कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम्हारा घर बार नहीं है। और तब जगदीश जी अपने परिवार के बारे में सब बताते, अपना दुखड़ा उसको सुनाते और बताते कि देखो मेरे भाइयों ने अपना 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 तो शादी कर लिया और अभी तक मेरे लिए कोई दुल्हन ढूंढ नहीं पाया, तो मैं किसके लिए काम करूं। यही सोच करके मैं दुकान पे नहीं जाता हूं और यहाँ आकर के मैं बैठ जाता हूं, मुझे यहाँ पर शांति मिलती। इस तरह से उस फकीर व्यक्ति से अब दोस्ती सी हो गई थी। अब जब भी फकीर उधर से गुजरता वहाँ पर अगर जगदीश जी होते तो उनको बुलाता, कुछ देर बात करता, कुछ खाने को देता और फिर अपने शमशान की तरफ बढ़ जाता था। और कुछ दिन जगदीश जी जब उनका दिमाग शांत हो जाता था तब लगता था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे तो अपने भाइयों को मदद करना चाहिए। और फिर वो चले आते थे अपने दुकान में। और जब वैसे ही उनको दिमाग खराब होता था, सोचते जब ज़्यादा थे तब ऐसी हरकत करते थे। कई दिनों से घर नहीं जा रहे थे, जाते थे रात को, सुबह सुबह उठ करके उसी बगीचे में आ जाते थे और वहाँ पर बैठे रहते थे, भूखे प्यासे रहते थे। पानी तो वहाँ पर था लेकिन खाने को वहाँ पर कोई फल वगैरह भी नहीं था, सीजन नहीं था। जब उधर से फकीर गुजर रहा था तब फकीर देखता है कि लड़का यहाँ पर लेटा हुआ है। जगदीश को बुलाते हैं, अरे भाई जगदीश आओ आओ, कुछ खाए पिए हो कि बस ऐसे ही आकर के लेट गए हो। जगदीश उसको देख करके फकीर के खुश हो जाते, दौड़ के आ जाते, हाँ बाबा जी कुछ है खाने पीने को, लाए हो आप। तब फकीर कहता कि हाँ मुझे पता था कि आज तुम मिलोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ले आया हूँ। फिर वो कुछ खाने पीने को जगदीश जी को देता, कुछ देर बैठता, बात करता रहता। फिर अपना एक बात उसने अब बोलने लगा। फकीर जो था ना जगदीश जी से कहने लगा कि मान लो अगर मैं तुम्हारी शादी करवा दूं, तुम्हारे लिए लड़की अगर ढूंढ के दे दूं, तो क्या मेरा एक काम करोगे। जगदीश तो बड़ा खुश हो गए, कहने लगे बाबा आपकी पैरों को धो करके पीऊँगा अगर आप ये मेरा काम करा देते हो। जगदीश बड़ा खुश हो गए। आप फकीर से कहने लगे कि बाबा आप मेरी शादी करा दीजिए ना, आप जो कहोगे मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, बस शर्त है कि बस मेरी शादी करा दो। फकीर उनकी बात सुनकर के, जगदीश जी की बात सुनकर के मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि ज़रूर मैं तुम्हारे लिए लड़की देख रहा हूँ, जब से तुमने मुझे बताया है तब से मैं इस चीज़ को ध्यान रख रहा हूँ, जल्दी ही मैं ये तुम्हारा काम कराऊँगा। लेकिन एक मेरी शर्त है, जो तुम्हें बताया ना, एक छोटा सा काम है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर वो तुम काम कर लेते हो ना तो अब तो मैं पक्का तुम्हारी शादी करा दूंगा और एक खूबसूरत लड़की से कराऊंगा। जगदीश जी बड़ा खुश हो गए, फकीर का पैर दबाने लगे कि बाबा आप ही सब कुछ हो, मेरे भाइयों ने तो आज तक मेरी शादी नहीं करा पाया, तो आप ही करा दो। मैं तो आपको अब जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, छोटा क्या कोई बड़ा भी काम दे दो तो वो भी करने के लिए तैयार हूँ। फकीर भी खुश हो गया, कहने लगा कि चलो
मैं इसका इंतज़ाम करता हूँ और वो थोड़ा वक्त आने दो, और उससे पहले मैं कुछ अब उसके बारे में बताऊँगा। तुम्हें तैयार भी करना पड़ेगा उसके लिए। अब मैं आज तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन में तुम मुझसे मिलना, और मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है। अब इसके बाद तो फ़कीर जो थे शमशान के साइड में चले गए, और जगदीश जी बड़ा खुश हो चुके थे। उसी वक्त अपना अब घर की तरफ लौट आते हैं, बड़ा खुश दिखते हैं। भाभीयों से कहते हैं कि अब तो मेरा शादी होने वाला है। भाभी सब एक दूसरे का मुंह देख करके कि किससे भैया शादी होगा। और तब कहने लगे कि तुम्हें इससे क्या काम है, अब तो मेरा उम्मीद अब बढ़ चुका है, अब मेरी शादी जरूर होगी। दुकान पर जाते हैं, अपने भाइयों को बताते हैं कि तुम लोगों ने तो मेरी शादी नहीं कराई ना, मैं अब जल्दी से जल्द शादी करने वाला हूँ। भाई भी हैरान थे कि आखिर किससे करेगा भाई, उम्र तो इसकी निकल चुकी है, 30 साल का उम्र हो चुका है, अभी तक कोई लड़की देने को राजी नहीं हुआ। तो आज ये खुशखबरी कहाँ से लेके आ रहा है। पूछने लगे कि कहाँ से लड़की मिल रही है, कौन सी लड़की है, तो हमें भी बताओ, हमें भी दिखाओ। और तब जगदीश कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जब मैं शादी कर लूँगा ना, और जब दुल्हन लेके आऊँगा, और तब मैं तुम्हें दिखाऊँगा। भाइयों को लगने लगा कि इसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया। बताओ, अब जब कम उम्र था जब, तब तो कोई लड़की मिली नहीं, अब तो 30 साल का उम्र अब ज़्यादा होने जा रहा है, कौन लड़की देगा, इसका दिमाग खराब है, ऐसी बहकी बहकी बात कर रहा है। बात उन्होंने ख़त्म कर दिया। घर में भी भाभीयों ने उनको बताया तो भी शांत अब रह गए कि छोड़ो इन बातों को, इसका दिमाग का फिजूल है, ऐसा कुछ नहीं है, कौन भला इसको लड़की देगा भाई, सब इसकी हरकत जानते हैं, आसपास के मोहल्ले के लोग सब जानते हैं कि कैसा इसका दिमाग है, 1 मिनट में इसका दिमाग गर्म हो जाता है, दुकान छोड़ के भाग जाता है, कौन इसको शादी कराएगा। सब अब एक तरह से शांत हो गए थे, उनको लगा कि बस ये हवाई बातें हैं और कुछ नहीं है। अब इसके बाद वो रोज़ उसी अमरूद के बगीचे में जाके बैठने लगे, फ़कीर बाबा का इंतज़ार करने लगे। फ़कीर बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे। 3 दिन बीत गया, फ़कीर बाबा आए नहीं। अब गुस्सा इनको आ रहा था कि कहीं भाइयों की तरह फ़कीर बाबा भी मुझसे झूठा वादा तो नहीं किया। गुस्से वाले व्यक्ति थे और गुस्सा तो आ ही गया था। और दोपहर के टाइम में लेटे हुए थे, और उसी वक्त फ़कीर बाबा आते दिखे। फ़कीर बाबा का रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं, गुस्से में भन्नाए हुए, और एकदम रास्ता रोक करके फ़कीर पर ही बरस पड़ते हैं। आप भी मेरे भाइयों की तरह हो, आपने तो कहा था कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, तो कब कराओगे, आप कब कराओगे, आप भी उन्हीं की तरह निकले ना। फ़कीर समझ गया कि लड़का गुस्से में है और शांत कराता है, कहता है चलो बैठते हैं, बात करते हैं, और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लाया हूँ। अब फिर वो खाना पीना देता है, और तब जाकर जगदीश जी शांत होते हैं। फिर कहता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारी शादी कराऊंगा, मैं तुम्हें जो वचन दिया है उस वचन को ज़रूर पूरा करूंगा, लेकिन जो मैं तुमसे बोला था ना कि एक काम है, वो काम करने के बाद में, और तब मैं तुम्हारी शादी करा सकता हूँ। जगदीश जी फिर खुश हो गए, कहने लगे बताइए, काम बताइए। और तब वो जो फ़कीर बाबा थे वो काम बताने लगे। जब काम सुनते हैं ना तो जगदीश जी एकदम डर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उस जगह पर नहीं जाऊंगा, मैं तो सुना है कि उस जगह पर आत्माएं, भूत प्रेत सब कुछ वहाँ पर अब दिखाई देते हैं, मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा, ये काम तो मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। फ़कीर बाबा अब उनको समझाने लगे कि देखो, अगर ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा शादी भी नहीं करा सकता। मैं तुमसे बोला था ना कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन को तुम पार कर लोगे, वो काम कर दोगे, तो मैं पक्का तुम्हें वचन दिया हूँ और शादी जरूर कराऊंगा। अब जो जगदीश थे ना, सोच में डूब गए थे कि मैं करूँ तो क्या करूँ। शादी की इच्छा थी, शादी भी करना चाहते थे, और वो फ़कीर बाबा का बताया हुआ काम करने से मना भी कर रहे थे। कैसे होगा। जो काम था ना, जो फ़कीर बाबा उनको बताए थे, वो काम सुन कर के वो डर चुके थे। वो काम था जो फ़कीर बाबा उनको बताया था कि देखो, आप 3 दिन के बाद में अमावस की रात है, अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेके जाऊंगा, रात में वहाँ पर तुम्हें अब बैठना पड़ेगा। रात के 11 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक हो सकता है तुम्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। और वहाँ पर कुछ आत्माएं आती हैं,
आत्माएं झुंड में आती हैं और उसमें जो आत्माओं के लीडर है एक है औरत, सुंदर सी औरत है, देखने में 20-25 साल से अब ऐसी लगती है। वहाँ पर एक पानी का पोखर है, पानी के पोखर में जलकुंभी वगैरह अब ये लगे हुए हैं। देखने में तो पानी दिखाई नहीं देता है, इतना जलकुंभी उसमें भरी पड़ी है। सारी आत्माएं अमावस की रात को वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं और उनकी जो लीडर हैं अब वो उस जगह पर जा कर के जो तालाब है उसमें आधी रात को नहाती हैं और उसी वक्त ये काम करना पड़ेगा। जब वो नहा के तालाब से निकलती है ना, तब ये जो मैं भभूत मंत्र वाला दे रहा हूँ उसके ऊपर छिड़क देना है। तुम्हारा काम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, वहाँ पर हो सकता है कि वो आत्माएं जो उसके साथ में हैं तुम पर हमला करें, तुम्हें कब्जा करने की कोशिश करें, तुम्हें भागने में नहीं दें। इसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन है और 3 दिन के अंदर मैं तैयार कर दूंगा। ऐसा मैं तुम्हें तैयार कर दूंगा कि कोई आत्मा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जगदीश जी अब विचार कर रहे थे कि कैसे करूंगा। ना 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 ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो जानते थे उस तालाब को, जब 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 वो पानी पानी था वहाँ पर नहाया करते थे, आसपास के लोग मछली पकड़ते थे। लेकिन अब वो तालाब है ना जलकुंभियों से भर चुका था। वहाँ दिन में भी लोग जाने से डरते थे, रात में उस जगह पर ना बाबा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। जगदीश जी हाथ जोड़ लिए फकीर के आगे और कहने लगे बाबा मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। और तब फकीर कहता है कि फिर शादी भूल जाओ, शादी को अब भूल ही जाओ। जब तुम ये काम नहीं कर पाओगे मेरा, तो मैं भला तुमसे अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा मैं शादी क्यों कराऊंगा। फकीर बाबा नाराज होकर के अब शमशान के साइड में जाने लगे। और तब जगदीश को लगा कि एक आखिरी उम्मीद थी और ये भी निकलती जा रही है। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। फिर दौड़ते हैं फकीर बाबा को, रोकते हैं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। फकीर बाबा कहते हैं नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम पहले ही डर चुके हो तो आगे जा कर के तुम वहाँ भी डर जाओगे। नहीं नहीं, तुम उसके लायक हो नहीं। मैं किसी और से काम करा लूँगा, लेकिन तुमसे नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जगदीश शमशान तक पीछा करते हैं। फकीर बाबा को मनाने की कोशिश करते हैं कि मैं कर लूँगा ना फकीर बाबा, मैं कर लूँगा, मैं डरूँगा नहीं, जैसा आप कहोगे अब वैसा मैं कर लूँगा। लेकिन फकीर बाबा उसको जगदीश को भगा रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम लौट जाओ, तुम्हारे बस का ये काम नहीं है। शमशान में फकीर बाबा का कुटिया बना रखा था और उसमें वो अपना आराम करते थे। दिन में उधर उधर घूमते थे, ना जाने कहाँ जाते थे, क्या करते थे, अब ये तो जगदीश जी को पता भी नहीं था। उस कुटिया में पहुँच जाते हैं। फकीर बाबा उनको भगा रहे हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ये भी जगह भूतों से भरा हुआ है, कहीं भूत प्रेत आकर के तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तो कुछ नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से जाओ। तब जगदीश जी उनके पैरों पर पड़ जाते हैं कि बाबा अगर आप नहीं कराओगे शादी तो मेरा शादी कभी होगा ही नहीं। मैं वो काम को कर लूँगा, बिल्कुल नहीं डरूंगा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर लूँगा। तब फकीर बाबा बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें वो काम दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें तैयार करना पड़ेगा। 3 दिन पहले, अब 3 दिन के बाद में अमावस की रात है और उससे पहले मैं तुम्हें उस शक्ति से जगह वो तुम्हारा शरीर को मजबूत कर दूंगा कि तुम्हें कोई आत्माएं छू नहीं पाएगी और तुम वो काम बड़ा आसानी से कर सकते हो। अगर उस जो लीडर है उसके ऊपर तुमने भभूत जो मैं दूंगा अगर उसके ऊपर छिड़क दिए तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, बाकी मेरा काम है। जगदीश जी को फकीर बाबा सब बताने लगे कि देखो तुम्हारा काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है, उस लड़की के ऊपर तुम्हें भभूत को छिड़क देना है और इसके बाद उल्टे पैर वहाँ से निकल आना है। कोई तुम्हें आवाज़ भी देना रुको रुको रुको, तुमने ये ऐसा क्यों किया, तुम्हें उस बात को अनसुनी कर देनी है और पीछे मुड़ को तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब इसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा, मैं भी आसपास में रहूँगा। जगदीश जी कहते हैं कि बाबा आखिर उस लड़की को करोगे क्या आप? मैं मान लेता हूँ कि मैं उसके ऊपर में भभूत डाल दिया, काम भी हो गया, तब उस लड़की को आप क्या करोगे? फकीर बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये सब मेरा काम है, अब मैं उसको क्या करूँगा उसकी तुम्हें टेंशन नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारी शादी जरूर करा दूँगा, इतना मैं वादा करता हूँ। अब इसके बाद जगदीश जी तैयार हो जाते हैं। फकीर बाबा कहते हैं कि 3 दिन 1-1 घंटा आप मेरे पास में रहोगे, जैसा मैं कहूँगा अब वैसे तुम्हें करना पड़ेगा।
मैं तुम्हें कुछ दवाई अब दूंगा, उसको पीना पड़ेगा और उसको लहर को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा कि दवाई जो जड़ी बूटी हैं उसमें बड़ा ताकत होती है और तुम्हारी शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि दवाई पीने के बाद में तुम्हें उल्टी भी आए, बेहोशी भी आए, कई तरह का चक्कर भी आ सकता है। वो सब तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो तुम तैयार हो? हाँ, तब जगदीश जी कहने लगे कि हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ, मैं शादी करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अब जगदीश जी वैसे ही जो बाबा कर रहे थे, अब उनको कुछ काढ़ा बनाते थे, कुछ जड़ी बूटी का ऐसा कुछ बना कर देते थे। आज जब वो पीते थे ना तो इतना कड़वा होता था कि कई बार तो उनके उल्टी भी हो जाती थी। दोबारा देते थे, कहते थे कि जब तक तुम्हें हजम नहीं होगा ना तुम मेरा काम नहीं कर सकते। और धीरे 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 3 दिन बीत गया, अमावस की रात अब आने वाली थी और वो जो दवाई बना के देते थे आखिरकार उनको हजम होने लगा। और तब जो फकीर बाबा थे अब जगदीश जी को कहने लगे कि हाँ, अब तुम बिल्कुल तैयार हो गए, अब ये दवाई तुम्हारे शरीर में जा कर के हजम हो रही है, मतलब शरीर तुम्हारा अब मजबूत बन चुका है, अब ये मेरा तुम काम कर सकते हो। उसके बाद रात की प्लानिंग सब बनाने लगे कि देखो तुम्हें ऐसा करना है, हाँ मैं तुमसे काफ़ी दूरी पर रहूँगा लेकिन मैं तुम्हें देखता रहूँगा, अगर कुछ गड़बड़ होगी ना तो मैं पहुँच जाऊँगा, ऐसे वहाँ पर गड़बड़ नहीं होगी। उस जगह पर अमावस की रात को आत्माओं का झुंड वहाँ पर आता है। इधर उधर घूमते हुए वो हर अमावस की वहाँ पर उस तालाब पर पहुँचते हैं, कुछ देर वहाँ रुकते हैं और उनकी जो गैंग लीडर है अब वो नहाती है, तालाब में विचरण करती है। अब इसके बाद वो लोग फिर उस जगह से निकल जाते हैं। बस यही मौका होता है उसको पकड़ने के लिए। जगदीश जी फिर पूछने लगे कि बाबा आप उस आत्मा को क्यों पकड़ोगे? फिर फकीर बाबा उनको डांट दिए कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा, तुम टेंशन मत करो, जो मैंने तुमसे वादा किया है और वो तो मैं ज़रूर करूँगा, तुम्हारी शादी ज़रूर होगी। किससे होगी समय आने पर सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा। अब इसके बाद में जगदीश के पास में अब कुछ ऐसी बातें नहीं रह पाती हैं, सब कुछ फकीर बाबा अब सब कुछ बता देते हैं। अब वो वही होता है, अमावस की अब रात आने वाली है और दिन में कुटिया में जगदीश जी अपनी तैयारी कर रहे हैं। डर तो लग रहा था लेकिन फकीर बाबा कह रहे थे कि अगर तू डर गया ना उस वक्त में सारा काम तू खराब कर देगा, और डरने का मतलब कि तुझे खतरा भी हो सकता है। मैं तो दूर रहूँगा, जब तक मैं तेरे पास पहुँचूँगा और तब तक तो आत्माएं तेरा खेल ख़त्म कर देगी। अपने शरीर से पूरा डर निकाल दे और तब जाकर के तू विजय प्राप्त कर सकता है। आखिरकार पूरा दिन फकीर बाबा और जगदीश जी आपस में बात करते रहे कैसे क्या करना है। एक तरह से जगदीश जी को फकीर बाबा ने पूरी तरह से तैयार कर दिया था। अब इंतज़ार था रात का 11 बजने का। अब 11 बजे का समय कट नहीं रहा है। खाने पीने का जगदीश जी को फकीर बाबा देते हैं। अब पूरी तरह से तैयार कर दिए हैं और घबरा तो रहे हैं जगदीश जी कि ना जाने क्या होगा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तब मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। मैं तो अपने परिवार में किसी को बोल के भी नहीं आया है। मन में तरह तरह का शंकाएं चल रही थी, लेकिन जब चिंता में देखते थे फकीर बाबा तब डांट देते थे कि देख अभी भी तेरे पास में मौका है, अगर तू इस काम को नहीं कर सकता ना तो यहाँ से लौट जा, मैं इंतज़ार कर लूँगा, मैं अगले अमावस का इंतज़ार कर लूँगा, कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा, तू निकल जाए यहाँ से। तब जगदीश जी फिर बाबा का पैर पकड़ लेते थे, नहीं बाबा मैं डरा नहीं हूँ, हाँ थोड़ा सा चिंता आ गया था। तब फकीर बाबा फिर डांटने लगते कि देख चिंता ही डर का अब एक तरह से स्टार्टिंग है, अगर तू चिंता करेगा तो डर तो आएगा ही, चिंता अपने मन से निकाल दे और कुछ अच्छा अच्छा सोच कि जिस लड़की से तू मिलने जा रहा है, जिसके ऊपर भभूत डालेगा, उस लड़की से मैं तेरा ब्याह करा दूंगा तो कैसा रहेगा। जगदीश जी बाबा की तरफ देख रहे हैं, क्या मतलब बाबा जी, आप जो कह रहे हैं सही बात है। फकीर बाबा मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ मेरा कुछ इरादा ऐसा ही है, इतनी लड़की सुंदर अब तुझे और कहाँ मिलेगी, मैं उसी लड़की से तेरा शादी करा दूंगा, तो अब सोच ले तू। जगदीश जी और डर गए, मैं प्रेत आत्मा से लड़की से शादी करूंगा,
बाबा उनके मन की बात समझ गए और कहने लगे कि जब तू देखेगा ना तो बस। फकीर बाबा जगदीश को हंसते हुए कहने लगे कि तू एक बार उस लड़की को देखेगा ना तो तू तो उस पर लट्टू हो जाएगा। आप मुझसे पैरों पर गिर करके कहेगा कि बाबा इसी से मेरी शादी करा दो। हंसते हुए बाबा कहने लगे। तब जगदीश जी उस टाइम तो समझ नहीं पाए थे कि बाबा मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कोई होता है, कोई आत्मा से भला कैसे कोई शादी कर सकता है। खैर रात का 11 बज चुका था और बाबा भी तैयार थे, जगदीश भी तैयार थे। वो लोग उस तालाब के पास पहुंचते हैं। पूरा जलकुंभियों से कचरे से भरा हुआ तालाब है। अब देख करके जगदीश जी एकदम वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जंगली जानवरों का गिद्धड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तरह तरह का झिंगुरों की आवाज़ अब वहाँ पर गूंज रही है। एक डरावना माहौल है वहाँ पर। जब वहाँ पहुँचते हैं ना, बड़ा अजीब सा लगता है। डर उनके मन में आने लगता है, लेकिन अपने डर को निकाल देते हैं कि अगर मैं डर गया ना, बाबा समझ जाएंगे, फिर मेरा खेल बिगड़ जाएगा। मुझे डरना नहीं है, बाबा तो है ना। बाबा पूरा अब वहाँ पर कुछ मंत्र का जाप करते हैं। अब फिर पूरा तालाब का चक्कर लगाते हैं पीछे पीछे जगदीश जी। 1-2 बार चक्कर लगाने के बाद एक जगह पर रुक जाते हैं। अब फिर वहाँ पर कहते हैं कि देख, इसी जगह पर आत्माएं अब आएगी, यहाँ से तालाब के अंदर उतरेगी और तुम्हें इस जगह पर खड़ा होना है। एक झाड़ी थी, जंगली झाड़ी थी। बाबा ने सब कुछ बता दिया कि इस झाड़ी के पीछे तुम्हें छिप जाना है और आत्माओं को आने का इंतज़ार करना है। आत्माएं तो बहुत सारी आएगी वहाँ पर, लेकिन तालाब पर एक ही लड़की अंदर जाएगी जो उनका लीडर होगी, और वही नहाएगी और फिर तालाब से निकलेगी और फिर वो लोग एक साथ फिर निकल जाएंगे। अब जैसे ही तालाब से बाहर निकलेगी और उसी टाइम तुम्हें झाड़ियों से निकलना है और उसके ऊपर जो भभूत है जो मैं तुम्हें दिया हूँ, भभूत डाल देना है। तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, बाकी मैं संभाल लूँगा। लेकिन जो तुम्हें बताया है ना, पीछे से तुम्हें कोई बुलाए, आवाज़ दे कि जगदीश तुम्हारा नाम लेकर के, तुम रुको, तुम पीछे मुड़ो, मेरी तरफ देखो। अगर तुम उस टाइम में पीछे मुड़ गए तो तुम पत्थर बन सकते हो। वो आत्माएं तुम्हें नष्ट कर सकती है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये काम तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। जगदीश जी पूरी बात को अब समझ लेते हैं। डर तो लगता है, लेकिन वो डर को अपना दिखाते नहीं हैं। शादी जो करना था, आखिरकार बाबा एक जगह पर साइड में हो जाते हैं, तालाब से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे टाइम नज़दीक होता जा रहा है, 11 बजने वाले हैं और जगदीश जी अपने पोजीशन पर जाकर बैठ जाते हैं। उनके हाथ में वो पुड़िया है जो बाबा ने दिया है। पूरा ही पुड़िया अब उस आत्मा पर अब डाल देना था, जैसे बाबा ने बताया था। फिर उल्टे पैर अब उस जगह से अब निकल लाना था। अब बाकी जो काम था बाबा खुद संभालने वाले थे। दिल धक धक कर रहा था, ना जाने अब क्या होगा, ना जाने अब क्या होगा, क्या मैं ये काम सही ढंग से कर पाऊँगा। आत्माओं के बारे में तो बहुत कुछ सुना है। मैं सुना है कि आत्माएं बड़ा देखने में खतरनाक होती हैं, किसी के पैर नहीं होते, कोई बिना सर का होता है, तरह तरह का अमन में उनका भय। अब ऐसा कुछ चलने लगा था, लेकिन अपना डर को निकालते रहे। नहीं, मुझे डरना नहीं है, बाबा है ना पीछे, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो संभाल लेंगे, मेरे साथ में कुछ ऐसा नहीं होने देंगे। आखिरकार समय निकलता जा रहा था और उस झाड़ी के पीछे बैठे हुए तालाब पर निगाहें लगा रखी थी। और बाबा कहाँ थे? अब जगदीश जी को कुछ भी मालूम नहीं। बाबा आसपास में कहीं नहीं दिखाई दे रहे। आखिरकार 11 बज चुका था। घड़ी जैसे 11 बजा चुकी थी और वहाँ पर एकदम जैसे पहले सन्नाटा था, अभी भी सन्नाटा वैसे ही अब पसरा हुआ था। गिद्धड़ों की रोने की आवाज़ अब सुनाई देने लगी थी। झिंगुरों की आवाज़ झाएं 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 वो तो बहुत पहले से चल रही थी। तालाब में कुछ हलचल सी होने लगी थी। अब वो देखना चाहते थे कि आखिर तालाब के अंदर में क्या है, क्या हलचल हो रहा है, लेकिन वो झाड़ी से निकल नहीं सकते थे। टाइम नज़दीक आ चुका था, 11 बज चुके थे। कभी भी आत्माओं का झुंड आता होगा। अब वो हिम्मत नहीं करते कि आखिर तालाब में इतना हलचल क्या हो रहा है, कहीं आत्माएं तो नहीं आ गई। लेकिन बाबा जी ने कहा था कि आत्माएं पहले ज़मीन पर आएगी और इसके बाद आत्माएं जो हैं उनकी जो संग में हैं वो तो ज़मीन पर रहेगी, अब बाकी उनकी जो लीडर है वही अंदर जाएगी।
वही नहा के निकलेगी। तो इससे पहले पानी के अंदर में हलचल क्या हो रहा है देखना तो बहुत चाहते थे, लेकिन डर रहे थे कि कहीं मैं उठ के खड़ा हुआ तालाब में देखना शुरू किया तो कहीं बात न बिगड़ जाए। हलचल जो थी ना हर पल बढ़ती जा रही थी, जैसे वहाँ पर कोई बहुत सारे लोग तालाब के अंदर आ चुके हैं और वो तैराकी कर रहे हैं, इधर उधर मस्ती कर रहे हैं, ऐसा ही हलचल हो रहा था। अब उस जगह पर जहाँ बाबा ने बताया था कि इसी जगह पर आत्माएं उतरेगी, हवा में से आएंगी और इस जगह पर ज़मीन पर उतरेंगी और फिर यहाँ से वो लड़की अंदर जाएगी। सब कुछ बाबा जी ने अब बता दिया था। इंतज़ार करते रहे। तालाब में हलचल अब बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था और उनका जो दिल था ना कभी कभी अब तेज़ी से धड़कने लगता था कि अरे इतना टाइम हो गया अभी नहीं आई, क्या वो अंदर आत्माएं तो नहीं नहा रही हैं? हमें पता भी नहीं है, हम तो यहाँ बैठ कर के आत्माओं को यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। मन तो अब एक तरह से भ्रमित हो रहा था। मन तो कर रहा था जगदीश जी की कि जाके किनारे पे देख लें, कहीं वही आत्माएं तो नहीं हैं जो झुंड में आती हैं और फिर तालाब में एक साथ कहीं नहा रही होगी। मन बार बार उसी तरफ भाग रहा था और तभी जैसे वहाँ पर काला काला से बादल, जहाँ पर बाबा जी ने बताया था ना, वहाँ पर धुंध जैसा दिखाई देने लगा। जैसे लगा कि काला काला सा धुआं, सफ़ेद धुआं, बादल जैसे वहाँ बनने लगा था। अब वो धुआं जब छटने लगा ना और सांस रोक कर के जगदीश जी खड़े हैं। जब धुआं छटता है ना और तब देखते हैं कि वहाँ पर 10-12 आत्माएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसी नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। आत्माएं मनुष्य के रूप में थी, कुछ पुरुष भी थे और कुछ स्त्री भी थी, लड़कियां भी थीं और एक सफ़ेद रंग का जैसे पोशाक पहन रखी थी। सबके सब वस्त्र वैसे ही धारण किए हुए थे, किसी का डरावना चेहरा नहीं था। ऐसा देख करके अब जगदीश जी अब सोचने लगे कि मैंने तो सोचा था, जो मैंने अपने दिमाग में आज तक बिठा कर रखा है कि आत्माएं तो बड़ा भयानक होती हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसे ही सब के सब दिखाई दे रहे हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह। हाँ, उसके बीच में जो लड़की जो नज़र आई वो सबसे लंबी थी और उसका पहनावा भी थोड़ा अलग किस्म का था। वो आसपास में इधर उधर हर तरफ अपना आंखें घुमाती है, जैसे देखना चाहती है कि आसपास में कोई है तो नहीं। जब उसको लग जाता है ना कि हाँ आसपास में कोई नहीं है, जबकि वहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर जगदीश जी झाड़ी के अंदर छिपे हुए थे, ना जाने जगदीश जी को वो क्यों नहीं देख पाई। वो तो आत्मा थी, वो तो आसपास में जैसे एक्सरे कर रही थी, अब उसकी नज़र से कोई बच नहीं सकता था। और तब जगदीश जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वो देख लेती है कि हाँ आसपास में कोई नहीं है, जगदीश जी समझ जाते हैं ये सब जो काढ़ा उन्होंने बाबा ने पिलाया था ये सब उसी का असर है। तभी वो लड़की मुझे जान नहीं पाई है। दिल तेजी से धड़क रहा है और वो जो आत्मा है ना जो उनके साथ में थी अब इधर उधर फैल जाती है। अब उस जगह पर वही लड़की जो लंबी है और वो रुकती है, कुछ देर फिर इधर उधर घूमती है और जो बाकी आत्माएं हैं ना जाने कहाँ कहाँ सब गायब हो जाती है। और फिर अपना वो वस्त्र एक एक करके उतारती है। जब उसको देखते हैं ना, उसका शरीर देखते हैं, चेहरा देखते हैं, चेहरा एकदम चमक रहा है। अंधेरी रात में वस्त्र जो है उतार रही, वस्त्र में जैसे रोशनी से निकल रहा है, वहाँ पर जैसे उजाला सा फैला हुआ है। उस उजाले में उसका चेहरा मोहरा शरीर देखते हैं ना, जगदीश जी का मन कहता है कि बाबा सही कह रहे थे, ऐसी लड़की तो मुझे चाहिए थी। यही वही लड़की है जिसकी मैं कामना करता था। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था। तब तक लड़की तालाब के अंदर उतर जाती है। जब अपना सोच ये सब कर रहे थे तब तक लड़की अपना वस्त्र सब कुछ उतार करके रख करके और तालाब में अब जाके उतर गई थी। अंदर अभी भी हलचल हो रहा है। इसके बाद में वहाँ पर आधा पौन घंटा तक इंतज़ार करते रहे कि लड़की अब आएगी, लेकिन रात के 12 बजे के बाद ही वो हलचल शांत होता है। जैसे तालाब में अब कोई है ही नहीं, पूरा तालाब शांत हो चुका था। अब फिर वो लड़की तालाब से बाहर निकलती है। सब देख रहे हैं जगदीश जी छुपे हुए, इधर उधर फिर देखती है कि कोई है तो नहीं। जब उसको लग जाता है कि कोई नहीं है, तब वो जलमुखी जो तालाब था उसके अंदर अब कूड़ा करकट जैसे सब कुछ अब भरे पड़े थे, उसमें से अब निकलती है। उसकी नज़र में तो तालाब बिल्कुल साफ होगा,
लेकिन जगदीश जी को देख करके अगर वो दिन में भी आते ना तो तालाब में कभी घुसने की कोशिश नहीं करते। जलकुंभी से भरा हुआ था वो। लड़की बाहर आ जाती है, एक एक कदम करके धीरे धीरे निकल रही है, पानी से निकलती है। और तभी जगदीश जी बिल्कुल तैयार थे, एक धड़के से निकलते, जल्दी से निकलते हैं झाड़ियों में से, हाथ में जो पुड़िया है उसको खोल लेते हैं। और जब तक लड़की संभलती तब तक जगदीश जी पूरा का पूरा पुड़िया उसके ऊपर डाल देते हैं। अब फिर जैसा फकीर बाबा ने बताया था, इसके बाद मुड़ते हैं और आगे की तरफ चलने लगते हैं। भागते नहीं, आराम से चलने लगते हैं। लड़की पीछे से आवाज़ लगाती है उनका नाम लेकर के, जगदीश रुको, तुमने ये क्या किया? जगदीश रुको, तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हें बुला रही हूँ ना, कम से कम पीछे तुम मुड़ कर देखो, एक बार मेरे पास तो आओ, मैं भी लड़की हूँ, एक बार तो मुझसे मिल लो। तरह तरह का बात अब जगदीश जी कर रही है। इतना मीठी आवाज़ है कि जगदीश जी का मन तो कह रहा था कि रुक जाए, एक बार उसके पास में जाए, लेकिन डरे हुए थे कि अगर मैं पीछे मुड़ता हूँ तब मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। अब फिर वो जैसे वहाँ से जैसे जैसे निकल रहे हैं, लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है और आखिरकार लड़की जैसे आदेश देती है, पकड़ के ले आओ इसको, पकड़ के ले आओ। अब जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ती है, ना जाने कहाँ से जो आत्माएं दिखी थी, सब की सब जगदीश जी के पास पहुँच जाती है, घेर लेती हैं, जगदीश जी का रास्ता रोक देती है, पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी आत्मा जगदीश जी को छू नहीं पाती है। जैसे ही आत्मा अब जगदीश जी पर हाथ डालती हैं, जैसे उनके शरीर से कोई करंट निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, और वो जैसे उसमें जल रहे हों, पीछे हट जाते थे। आखिरकार जगदीश जी उस जगह से काफ़ी, जहाँ पर अब वो बताए थे फकीर बाबा कि यहाँ पर आकर के अब तुम्हें अब रुक जाना है, मेरा इंतज़ार करना है, उस जगह पर पहुँच गए थे। उस तालाब से काफ़ी दूरी पर अपना स्थान पर आकर के रुक गए। दिल तेजी से धड़क रहा था। अब इसके बाद वहाँ क्या हुआ कुछ भी उनको मालूम नहीं। अब फिर 1 घंटे के बाद में फकीर बाबा अब उनके पास में आते हैं, कहते हैं जगदीश चलो, अब अपना काम हो चुका है। जगदीश जी पूछते हैं कि बाबा आपने सही कहा था, वो लड़की देखने में तो एकदम परी के समान दिखती है। अब फकीर बाबा कहने लगे मैं तुम्हें बताया था ना, चलो चलो आप कुटिया पे चलते हैं। अब फिर उसी रात में वो लोग कुटिया पे आ जाते हैं। आज जगदीश जी कहते हैं कि बाबा मैंने आपका तो काम कर दिया, आपने मेरा शादी कराने का वादा किया था, तो आप मेरी शादी करवा दो। तब बाबा कहते हैं इसीलिए तो मैं तुम्हें लेके आया हूँ, मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं मुड़ता। शादी के काम मतलब क्या समझते हो? जगदीश जी कहें कि लड़का लड़की साथ में रहना, उनकी नज़र में तो यही था, प्रेम करना, यही तो शादी है। तब फकीर बाबा हंसते हुए कहने लगे कि आज ही तुम्हारा शादी करा देता हूँ, और उसी लड़की से जिसको तुम भभूत डाल के आए हो, ठीक है ना? अब जैसे जगदीश जी तो खुशी के मारे अब फूले नहीं समा रहे थे, इतनी सुंदर लड़की। तब कहने लगे बाबा है कहाँ पर, वो है कहाँ पर? फकीर बाबा कहने लगे थोड़ा सब्र रखो, अभी रात बाकी है, मैं करता हूँ ना सब कुछ, तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा आज। इसके बाद वो जाते हैं अपनी कुटिया में कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, और वहाँ पर फिर जगदीश जी को आवाज़ लगाते हैं कि जगदीश अंदर आ जाओ। जगदीश जब अंदर जाते हैं ना, देख करके हैरान रह जाते हैं कि जहाँ पर फकीर बाबा चटाई पर सोया करते थे, और वहाँ पर वैसे ही कपड़ों में वही लड़की बैठी हुई है। बिल्कुल उसकी आंखें झुकी हुई है, चेहरा उदास हुआ पड़ा है। जगदीश जी देखते हैं तो एकदम अब समझ में नहीं आता कि ये लड़की कैसे आ गई। फकीर बाबा तो खाली हाथ आए थे, मैं भी खाली हाथ लौटा था, तो ये लड़की कैसे आ गई? तब फकीर बाबा कहने लगे कि समय मत गंवाओ, समय बिल्कुल मत गंवाओ, जो तुम्हें काम करना है इस लड़की के साथ में अब एक तरह से रात बिताओ, और वही तुम्हारी शादी है। जगदीश जी सोच में डूब जाते हैं, ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जाते तो हैं अंदर में, फकीर बाबा उनको ज़बरदस्ती ढकेलते हैं कि अंदर जाओ, जो तुम्हें करना है तुम आज़ाद हो। अब इसके बाद अब वहाँ से फकीर बाबा हट जाते हैं, अंदर जाते हैं तो लड़की आंसू से भरी हुई है। जगदीश जी उसको देखते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आ गई? एक तो मैं आपके ऊपर में भभूत डाला था, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गई?
लड़की रोने लगी और कहने लगी कि मुझे फंसाया गया है, आपने मुझे फंसाया है। आपने वो भभूत जो डाला था ना, उसमें तंत्र मंत्र से भरा हुआ था और तभी मैं इस भभूत के जाल में फंस गई हूँ। और जिस फकीर बाबा को आप विश्वास कर रहे हो, ये फकीर बाबा मुझे वहाँ से लेके आया। अब मेरे साथ में बहुत अब कष्टदायी खेल शुरू हो जाएगा। खैर मुझे क्या है, तुम अपना काम करो और फिर हम देखते हैं जो हमारा नसीब होगा। लड़की रोती रोती सब बात बताने लगी। जगदीश का जो मन था ना, अब बिल्कुल एक तरह से अलग सा हो गया था। उस लड़की की रोती हुई देख करके उनका मन ऐसा करने पर नहीं हो रहा था कि उस लड़की के साथ हम प्रेम करें, दुखियारी लड़की है। और तब वो पूछने लगे कि आप बताइए, ये तो मेरे से गलती हो गई है, लेकिन आप आत्मा हैं तो कैसे आप फंस गई? क्या आपको मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? जगदीश को जितना समझ में आता है और उस लड़की से सवाल पूछते हैं, आपको मैं कैसे छुड़ाऊँ? तब लड़की कहती कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम मुझे नहीं छुड़ा सकते। वो तो तांत्रिक काफ़ी दिनों से मेरे पीछा कर रहा था और हर अमावस की रात में मैं अलग अलग जगह पर जाती हूँ नहाने के लिए, घूमने के लिए, और वो हमारा पीछा करता है। तुम्हारे जैसे लड़के को तैयार करता है, लालच देता है, फंसाता है, और फिर आज जो तुमने काम किया है ऐसे वो कई बार कराने की कोशिश कर चुका है। लेकिन तब मैं अब पहचान चुकी थी, वहाँ से अपने साथियों के साथ में भाग गई थी। लेकिन आज मैं समझ नहीं पाई कि तुम वहाँ पर कब से छिपे हुए। मैं तुम्हें देख नहीं पाई। अगर मैं तुम्हें सूंघ भी लेती ना तो मैं उस जगह से भाग जाती। ये सब तुम्हारे कारण से हुआ। तुम ऐसा क्यों किए थे? जगदीश जी बताने लगे कि मैं तो सिर्फ शादी करना चाहता था और मेरे कोई मनसा ऐसा कोई नहीं था कि मैं आपको, इतनी सुंदर लड़की को, वो भी आत्मा, मैं आपको यहाँ पर फंसाऊँ। मेरा ऐसा कोई ऐसा नहीं था। तब लड़की कहने लगी कि हाँ, एक चीज़ है, तुम मुझे आज़ाद कर सकते हो। तुम अब ऐसा तो करोगे नहीं ना, वो फकीर तुम्हें करने देगा। लेकिन मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जब भी आज़ाद हो जाऊँगी ना तो तुम्हारे घर में पत्नी की तरह रहूँगी, जब तक तुम चाहोगे, जब तक तुम मुझे आज़ाद नहीं कर दोगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ। जगदीश जी को और क्या चाहिए था? डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि मैं इस तांत्रिक के चक्कर में क्यों पड़ गया। एक आत्मा को मैं यहाँ पर ला कर फंसा दिया। ना जाने वो फकीर इस आत्मा के साथ में क्या कैसा बुरा व्यवहार करे, क्या करे। एक तरह से गिलानी सी हो रही थी जगदीश जी को अपने मन के अंदर में, और उनको लगा कि मैंने ये गलत काम किया। तब उस लड़की से पूछते हैं कि आप बताओ, मैं कैसे आपको आज़ाद करा सकता हूँ? तब लड़की कहने लगी कि जब तक फकीर सो नहीं जाता तब तक ये काम आप नहीं कर पाओगे। लेकिन वो कम सोता है। उसके थैले में अब एक ऐसी पुड़िया है जैसे आपने इस्तेमाल किया है मेरे ऊपर में, और वही पुड़िया एक अलग कलर में है। उस पुड़िया को आप ले आकर के आप मेरे ऊपर छिड़क दोगे ना तो मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगी। फिर मैं अपना वचन भी निभाऊंगी। मैं आपके घर में पत्नी की तरह आऊंगी जब तक आपका इच्छा रहेगा। जगदीश जी सोच में डूब गए कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए। अब उनके पास में और कोई चारा नहीं था। तब उस लड़की से पूछते हैं कि ये तो मेरा शादी कराने का वादा किया था आपके साथ में, तो ऐसा कैसे संभव था? तब वो लड़की कहने लगी, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। आज मेरे साथ में भेज दिया, अगर कल उस फकीर को तुम ढूंढोगे ना तो वो मिल नहीं पाएगा। ना मैं तुम्हें मिलूंगी ना वो फकीर। वो मुझे थैले में रख कर के ना जाने कहाँ गायब हो जाएगा। मेरे साथ में जो होगा वो तो मैं देख लूँगा, लेकिन वो तुम्हें तो अब बिल्कुल ठग लिया है। ऐसा कोई तुम्हारे साथ में कोई शादी करने वाला नहीं है, ना वो मुझे तुम्हारे पास में देगा। बस आज रात के लिए तुम्हारे पास में हूँ और सुबह होते ही फकीर के झोली में रहूँगी। जो करना है आज रात में कर लो, नहीं तो तुम्हारे पास में सुबह होने के बाद में मौका नहीं मिलेगा। जगदीश जी बड़ा सोच में डूब गए थे कि कैसे करूं, कैसे करूं। कुटिया में बैठे रहे, लड़की चटाई पर बैठी रही, पास में वो भी बैठे रहे। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद में अब बाहर झांकने लगे। फकीर बाहर में लेटा हुआ था, लेकिन जैसे आसमान में ताक रहा है। जब भी उसके नज़दीक जाते तो देखते उसकी आंख खुली के खुली है। लौट आते थे। लड़की कहती थी क्या हुआ, सफल नहीं हुए? तब
जगदीश जी बताते थे नहीं, उसकी आंखें खुली हुई है, आंखें खुली हुई है। 10 एक बार ऐसा कर चुके थे। जब भी जाते थे झोली उसके पास में थी और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे आसमान को ताक रहा है। लौट आते थे। लड़की कहती थी कि क्या हुआ, सफल नहीं हुए? तब जगदीश जी कहने लगे इसकी तो आंखें बंद ही नहीं हो रही है। लड़की एकदम अपनी आंखें बंद कर ली। अब फिर कुछ देर के बाद में आंखें खोलती है। कहती है ये आंखें खोल के सोने वाला लोग है, ये जो तांत्रिक है ना, आंखें खोल के सोता है। तुम जाओ और जो तुम्हें करना है थैला ही उठा ले आओ। जगदीश जी डरते हुए जाते हैं। अब वाकई में अब उस तांत्रिक को होश नहीं है, कहाँ पर है। थैला पास में पड़ा हुआ है। धीरे धीरे थैला उसका उठा लाते हैं और लड़की को आकर के दे देते हैं। लड़की तेजी से उस थैले में ढूंढने लगती है। निराशा भी चेहरे पर दिखाई दे रही है, थैल जैसे पुड़िया वो मिल नहीं रही हो। आखिरकार जब वो पुड़िया मिल जाती है और तब वो पुड़िया जगदीश को देती है और कहती है अपने हाथों से ये पुड़िया मेरे ऊपर में डाल दो। जगदीश जी देरी नहीं करते, उस पुड़िया खोलते हैं और जो भी अंदर में मटेरियल होता है भभूत जैसा, उस आत्मा के ऊपर में डाल देते हैं। और जैसे ही डालते हैं ना, डालते के साथ ही आत्मा लड़की गायब हो जाती है। अब एकदम जगदीश डर जाते हैं, अरे ये कहाँ गई, ये कहाँ गई, डर जाते हैं। और तब वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे पास में हूँ और इस जगह से जितना जल्दी हो सके तुम निकल लो। अगर तुम रुक गए तो तुम्हारे ऊपर में बहुत खतरा मंडरा रहा है, वही तांत्रिक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जितना जल्दी से हो सके इस घर से निकल लो। अब इसके बाद जगदीश जी रुकती नहीं है। लड़की उनके पीछे पीछे भागती जाती है, उनको साहस देती रहती है कि अब निकल लो, अब तो निकल लिया, अब रोड पर आ गए। आखिरकार अपने घर पहुंच जाते हैं। लड़की वहाँ तक उनके घर तक पहुंच जाती है। उनके कमरे में जब पहुंच जाते हैं तब जगदीश को लगता है कि मैं सही सलामत पहुंचा। और वो लड़की उनके घर में 1 साल तक रही थी, एक पत्नी की तरफ में, और ना किसी को दिखाई देती थी। उनके जो भाभियाँ थी वो भी समझ नहीं पाते थे कि इस घर में कोई रहता है। रात को अब वो दुकान पर जाते थे नियमित, अब वो भटकते नहीं थे, दुकान पर जाते थे, अपने भाइयों के साथ में काम करते थे और शाम को जब भाई लौटते थे तब वो आते थे, खाना लेते थे। जितना रोटी खाते थे भाभीियों को पता था कि ये 4 खाएंगे या 5 खाएंगे, और तब वो 10 रोटी मांगते थे कि 10 रोटी दे दो। भाभियाँ पूछती थी कि 10 रोटी क्या करोगे देवर जी? और तब कहती थी कि मैं अकेले थोड़ी हूँ, मेरे साथ में मेरी पत्नी है। मुस्कुरा करके भाभी समझती थी कि अभी इनका दिमाग सही नहीं हुआ है, अभी भी ऐसा इनका दिमाग उलझा हुआ है। जिद करती थी कि अरे आप 5 ही ले जाओ ना। और तब वो आंखें घुमाते थे और कहते थे मैं कह रहा हूँ ना कि आप 10 रोटी दे दो, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी भी है, हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। ये बात भाइयों को भी अब पता लगा तो भाई भी पूछते थे अब तुम्हारे पत्नी कहाँ है? और तब हंस के कहते थे जगदीश जी कि मेरे साथ में रहती है, दिन भर मेरे साथ में रहती है और रात में मेरे घर पर रहती है। भाइयों को लगा कि अब इनका दिमाग ही ऐसा हो गया है, उल्टी सीधी बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी थी कि दुकान पर नियमित आते थे, ग्राहकों से अच्छी डील करते थे, बात करते थे, और डील करने में तो वो मास्टर थे। भाइयों को हैरानी होती थी कि ऐसा मैं सौदा नहीं कर पाता जितना ये छोटा कर लेता है। लेकिन उनको लगता था कि उनके दिमाग के कोने में अभी भी कुछ पेच बाकी रह गया है। जो ये कहते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी मेरे साथ में दिन भर रहती है और रात को घर पर रहती है, ऐसा उनको 1 साल तक हुआ था। और 1 साल के बाद में वो प्रेतात्मा लड़की को आज़ाद कर देते हैं। अब ये क्यों करते हैं प्रेतात्मा लड़की को, ये तो मालूम नहीं। जब वो आज़ाद हो जाती है ना, तब उदास से रहने लगते हैं। तब उनकी भाभियाँ पूछती हैं कि भैया 5 रोटी क्यों, आप तो 10 रोटी लेके जाते थे ना। तब उनकी आंखों में आंसू आ जाता था। कहते हैं कि मैं उसको छोड़ दिया हूँ, वो चली गई अपने घर, अब मुझे 5 ही रोटी दे दो। भाई पूछते थे मजाक में, उनको लगता था कि अभी दिमाग का पेच ढीला है, कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तब कहते हैं कि मैंने उसको छोड़ दिया, वो चली गई अपने घर, अब वो नहीं लौटेगी। अब इस तरह उनका पूरा जिंदगी चला था। कुछ साल पहले उनकी
मौत हो चुकी है। आइए, रहस्य एक तरह का रहस्य रह गया। ना उस घर में ना तो भाभीियों ने उस लड़की को देखा था और ना ही उनके भाइयों ने कभी उस लड़की को देखा था, आत्मा लड़की को। लेकिन जगदीश जी के नज़र में वो लड़की उनके घर में पत्नी की तरह रहती थी। दुकान आते थे तो दुकान में वो लड़की साथ साथ में रहती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी हमें श्रीनाथ जी ने भेजी है बेंगलुरु से। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास में भी ऐसे कोई घटना है जो आप मुझे बताने चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।